हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल में जिसका नाम है जेआर कॉलेज। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर हम लोग हमारे 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड को पढ़ा रहे हैं। सही है। और हम लोग यहाँ पे हर एक लेसन के हर एक सब्जेक्ट के लेक्चर वीडियोस आप लोग को यहाँ पे मिल रहे होंगे। सही है। मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी। सही है। और हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था हमारे 12th बायो का लेसन नंबर 5th, जो कि आज से स्टार्ट किया नहीं था, करने जा रहे हैं। आज हमारा लेसन नंबर 5th जिसका नाम क्या है, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ठीक है। ऑलरेडी हमारे 4 लेसन कंप्लीटेड है। तो जिस भी बच्चों ने कोई भी लेसन के कोई भी लेक्चर मिस कर दिए होंगे, जरूर से जाके वो सारी चीजें देख लेना, डिस्कस कर लेना। सही है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा 5th लेसन जिसका नाम क्या है, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जहां पे हम लोग बेसिकली ये डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कि हमारे वर्ल्ड की ओरिजिन कैसे हुई। ठीक है। हमारी ये जो यूनिवर्स है, हमारी जो दुनिया है, इसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ। और मेनली हम लोग फोकस करेंगे कि हमारी लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई हमारे अर्थ के ऊपर, क्योंकि देखो हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ज्यादा जो फोकस है हम लोग वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही रखेंगे। ठीक है। बायो ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही रखेंगे। तो हमारे इस ऑर्गेनिजम्स की स्टार्ट कैसे हुई, कैसे ये ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट में आए और कैसे इनकी एवोल्यूशन हुई, जिसकी वजह से इतनी सारी बायोडायवर्सिटी हमारे इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर अवेलेबल है। सही है। तो एक बहुत ही छोटू सा लेसन है, बहुत ही प्यारा सा लेसन है, ज्यादा लेक्चर लगेंगे नहीं इसके लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हमारा जो जेआर ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर से जाना, प्ले स्टोर के ऊपर से डाउनलोड कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी टू यूज एप्लीकेशन है। वहां पे आप लोग को नोट्स मिलने वाले हैं, क्वेश्चन पेपर्स मिलने वाले हैं, तो सारी चीजें फटाफट जाके वहां पे डाउनलोड कर लेना और रजिस्टर कर लेना। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है पूरे के पूरे बायोलॉजी सेशन के थ्रू, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहां पे आके मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, वहां पे मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। सही है। अगर आपको मेरे लेक्चर वीडियोस, मेरे पढ़ाने का तरीका भी पसंद आता है तो वो भी आके वहां पे आप मुझे बता सकते हैं। क्लियर है। स्टार्ट करें। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ये एक ओवरव्यू है हमारे लेसन का, एक रोड मैप है हमारे लेसन का। इस लेसन में हम लोगों को कौन कौन से छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करने हैं। सबसे पहला क्या है, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन। ठीक है। इस दुनिया जो ओरिजिन हुई है, इसके ऊपर काफी सारी थ्योरीज बनी हुई है। देखो हम लोग तो देखने गए नहीं थे, अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं ना, अभी तो हमारे पास ऐसी कोई टाइम मशीन है नहीं कि जिसमें हम लोग बैठ के चले जाए एकदम पास्ट में और देखें कि यार कैसे ओरिजिनेशन हुआ था। तो इसके ऊपर हम लोग थ्योरीज ही बना सकते। सही है। हम लोग अपनी प्रेडिक्शन ही कर सकते हैं, हाँ भाई ऐसे ऐसे चीजें, ऐसे ऐसे ओरिजिनेशन हुई होगी बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स के मुताबिक। सही है। तो उसमें हम लोग को काफी थ्योरीज के बारे में पढ़ना है। अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग थ्योरीज देने की कोशिश की है, तो सारी थ्योरीज को हम लोग को पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर, दैट इज थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन में। फिर नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। ये भी क्या होता है समझ में आएगा, बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, दैट इज आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। क्या होता है समझ में लेंगे। ठीक है। तो इतना अगर आपने पार्ट पढ़ लिया तो आपका ओरिजिन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है। ओरिजिन वाला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे एवोल्यूशन पे। ठीक है। एवोल्यूशन का नॉर्मल सा मतलब क्या होता है, एक स्पीशीज से एक स्पीशीज के अंदर कोई चेंजेस हो रही है। ठीक है। उसके अंदर कोई चेंजेस हो के वो एक नई स्पीशीज फॉर्म हो जाए, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, एवोल्यूशन। सही है। तो एवोल्यूशन क्या होता है इसको डिटेल में जानेंगे। इसके ऊपर कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे, बहुत सारी थ्योरीज दी हुई है अलग अलग साइंटिस्टों ने अपनी अपनी, कि यार ऐसे एवोल्यूशन हुआ होगा, इस तरीके से हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, मतलब अपने अपने तरीके से सबने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। फिर इसके ऊपर कुछ एविडेंसेस भी है। ठीक है। कुछ एविडेंसेस, कुछ प्रूफ भी दिए जाएंगे कि हाँ यार ऐसे एवोल्यूशन हुआ होगा, एवोल्यूशन हुआ है, इसके कुछ एविडेंसेस हैं। फिर यहीं पे एक प्रिंसिपल है, एक इक्विलिब्रियम कह सकते हो जिसको, दैट इज हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, एग्जाम में काफी ज्यादा चांस होते हैं इसके आने के। और लास्ट में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मजे वाला टॉपिक दैट इज ह्यूमन एवोल्यूशन। ठीक है। हमारा एवोल्यूशन कैसे हुआ ये हम लोग जानेंगे इस वाले टॉपिक में अंदर, कि इंसान कैसे बने। सोचते होगे ना कभी तुम लोग, यार इंसान आखिरकार जो सबसे पहला इंसान होगा वो कौन होगा, कैसे इंसान का ओरिजिनेशन हुआ होगा। हम लोग सुनते हैं ना कि बंदरों से हम इवॉल्व हुए हैं, ये कैसे हुआ होगा, वो सारी चीजें हम लोग इस टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे। क्लियर है। तो ये एक छोटा सा रोड मैप समझ में आ गया कैसे कैसे हम लोग को चीजों को कवर करना है। आ जाओ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओरिजिन। ठीक है। अब थ्योरीज पढ़ने से पहले मैं आप लोग को कुछ बातें बताना चाहता हूं। देखो थ्योरीज पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि हमारा ओरिजिन कैसे हुआ। आप सबने बिग बैंग के बारे में सुना होगा। ठीक है। बिग बैंग मतलब क्या, बिग बैंग एक ऐसा इवेंट था जो कब हुआ था, ऑलमोस्ट 20 मिलियन साल पहले, सॉरी 20 बिलियन साल पहले, 20 बिलियन ईयर अगो। कितना, 20 बिलियन ईयर अगो एक इवेंट हुआ था हमारे इस यूनिवर्स में जिसे हम लोग कहते हैं द बिग बैंग। सही है। क्या कहते हैं, अ बिग बैंग। समझ रहे हो। अब इस बिग बैंग का मतलब क्या है, बिग बैंग एक बहुत बड़ा कोलिजन था।
ठीक है, बिग बैंग एक बहुत बड़ा कोलिजन था दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब उस कोलिजन की वजह से, ठीक है, जब भी कोई चीज कोलाइड करती है ना तो उसके अंदर से बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, सही है। और जब वो कोलिजन हुआ, इतना बड़ा कोलिजन हुआ जिसकी वजह से बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके अंदर से निकलना स्टार्ट हुई, ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक्चुअल में ये टॉपिक वैसे बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बट अभी हम लोग को ज्यादा बायोलॉजी के वर्ड चीजों पे फोकस करना, तो मैं आप लोग को वो स्टोरी अभी नहीं बताऊंगा। अभी इतना समझ लो कि बहुत बड़ा कोलिजन होने की वजह से बहुत सारा एनर्जी निकलना स्टार्ट हुआ, ठीक है, उस पॉइंट से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई। अब एक आइंस्टाइन की एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है जो आप लोग ने कहीं ना कहीं तो सुनी होगी, दैट इज E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ये इक्वेशन सुनी, आइंस्टाइन ने दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। देखो इसमें E जो है बच्चों वो है एनर्जी, सही है, m जो है वो है मास, और c है दैट इज स्पीड, किसी भी चीज की, चाहे लाइट की स्पीड ले लो, सबसे तेज लाइट की स्पीड होती है, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने क्या कहा, किसी भी एनर्जी को, ठीक है, किसी भी एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं यदि हम उस चीज को लाइट की स्पीड से ट्रैवल करवाए। समझ में आया क्या बोला मैंने, ठीक है। आइंस्टाइन ने क्या बोला कि किसी भी एनर्जी को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, मास के अंदर। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास के अंदर, अगर हम उसे बहुत ही ज्यादा स्पीड पर लेकर जाएं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्पीड पर लेकर जाएं। समझ में आ रही बात, ठीक है। इसका मतलब एनर्जी कैन कन्वर्टेड इनटू मास, जो एनर्जी है वो मास के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, मास में कन्वर्ट हो सकता है। तो यही हुआ था उस टाइम पे, इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली और वो सारी की सारी एनर्जी धीरे धीरे मास में कन्वर्ट होना शुरू हुई, सही है। तो उस मासेस से आगे चल के सन का फॉर्मेशन हुआ, हमारी प्लैनेट अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, ऐसे अलग अलग जो जुपिटर प्लैनेट है, जो वीनस प्लैनेट है, मार्स प्लैनेट है, उन सबका धीरे धीरे इसी मास के वजह से फॉर्मेशन होना शुरू हुआ। अब देखो जब फॉर्म हुआ था हमारे यूनिवर्स, हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, हमारी जो गैलेक्सी है, जिस टाइम पे वो फॉर्म हुई थी उस टाइम पे ना उसके अंदर कोलिजन बहुत होते हैं, मतलब छोटे छोटे रॉक के टुकड़े आके हमारी अर्थ से लड़ जा रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े आके सन से लड़ जा रहे हैं। तो जब भी बहुत ज्यादा कोलिजन हो रहा है, तो मैंने आपको बताया है कोलिजन की वजह से एनर्जी निकलती है। अब एनर्जी की वजह से बच्चों हीट भी बहुत ज्यादा निकलती है, जिसकी वजह से उस टाइम पे हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, ठीक है, हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। अब ज्यादा टेम्परेचर की वजह से जितनी भी जो गैसेस, मतलब जितने भी एलिमेंट हमारे अर्थ पे प्रेजेंट थे, वो सारे के सारे एलिमेंट गैस फॉर्म में थे। जैसे मैं बात कर रहा हूं 800, 900, हजार डिग्री, लाख डिग्री सेल्सियस चला गया था टेम्परेचर। अब उतने डिग्री टेम्परेचर पे क्या वाटर रह सकता है, ठीक है, नहीं रह सकता ना, क्योंकि वाटर तो सिर्फ 100 डिग्री पे बॉईल हो जाता है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस हुआ टेम्परेचर तो उसी टाइम पे हमारा वाटर बॉईल होने लगता है। तो उस टाइम पे तो लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। तो वाटर भी उस टाइम पे, वाटर था, एयर में था, बट वो गैसेस फॉर्म में था, ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट थे लेकिन सारे के सारे एलिमेंट गैसेस फॉर्म में ज्यादातर अवेलेबल थे। अब अगर हम लोग अर्थ की बात करें तो हमारी अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ, हमारी अर्थ बनी है बच्चों ऑलमोस्ट 4.6 बिलियन ईयर अगो, ठीक है, कितने, ऑलमोस्ट 4.6 बिलियन साल पहले हमारे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, सही है। और उसके ऊपर सबसे पहले लाइफ कब आई, उसके ऊपर सबसे पहली लाइफ आई ऑलमोस्ट 2 बिलियन ईयर अगो, मतलब जो सबसे पहला सेल था वो कब बना था, ऑलमोस्ट 2 बिलियन साल पहले बना था। तो अभी तक हम लोग ने जितना समझा कि हमारा जो अर्थ है वो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, सही है। अब धीरे धीरे जो यूनिवर्स है ना वो फैलने लगा, ठीक है। यूनिवर्स एक जगह पे बना होगा, फिर वो धीरे 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 वहां से एक्सपांड होता गया होगा। तो जब यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा था, ठीक है, जब यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा था तो उसकी वजह से कोलिजन भी थोड़े थोड़े कम हो गए, ठीक है भैया। अब आप क्या हो रहे हो, एक्सपांड हो रहे हो, चीजें और दूर चली जाती है, दूर चली जा रही है, तो आपका जो कोलिजन है, जो टकराव है, वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे नीचे जाने लगा, ठीक है। अर्थ धीरे धीरे ठंडा होने लगा। अब जैसे अर्थ ठंडा होने लगा, अर्थ का एटमॉस्फेयर जैसे ठंडा होने लगा, उस टाइम पे जो भी वाटर एयर में प्रेजेंट था, वाटर वेपर के फॉर्म में, मतलब एयर गैसेस के फॉर्म में प्रेजेंट था, उन्होंने क्लाउड बनाना शुरू किया, ठीक है। और उस टाइम पे सबसे पहली बार बारिश शुरू हुई, और वो बारिश साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि ऑलमोस्ट 200 से 300 ईयर्स तक चली। कितने, एक दो महीना नहीं, एक दो साल नहीं, कितने, 200 से लेके 300 साल तक वो बारिश चली है कंटिन्यूस, जिसकी वजह से बहुत सारे ओशंस फॉर्म हो गए, जिसकी वजह से बहुत सारे रिवर्स बन गए, पॉन्ड्स बन गए। ये सारी की सारी इसी बारिश के नतीजे। समझ में आ रही बात। अब उसी वाटर के अंदर सबसे पहली लाइफ ओरिजिनेट हुई है, ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं, ठीक है। उस वाटर के अंदर ही जो हमारा पानी है, उसी पानी के अंदर सबसे पहली बार लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी।
समझ रहे हो? तब इसके ऊपर, ये तो हमारी कहानी है भैया जो हम लोग साइंटिस्टों ने बताया है, लेकिन और भी बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट आए हैं पहले से जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज देने की कोशिश की है। तो आ जाओ एक एक करके सबकी थ्योरीज को पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली अगर थ्योरी की बात करें तो सबसे पहली थ्योरी है बच्चों थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ठीक है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो कि आज भी काफी लोग मानते हैं। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी क्या कहती है कि हमारा ये जो यूनिवर्स है, हमारा ये जो अर्थ है, हमारे इस दुनिया में जितने भी एनिमल्स है, जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, वो सबको किसने बनाया पता है? वो सबको बनाया है एक स्पेशल क्रिएचर ने। ठीक है, एक स्पेशल पर्सन ने बनाया है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गॉड। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गॉड। बहुत सारे आप लोगों ने माइथोलॉजीज में पढ़ा होगा, सही है, कि ऐसे गॉड है, वो है, उन्होंने क्या किया है? हमारे अर्थ को बनाया है, हमारी पूरी दुनिया को बनाया है, सही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो जितनी भी बड़ी यूनिवर्स है, जो भी मिल्की वे है, हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, वो सब किसने बनाया है? गॉड ने बनाया है, सही है। और इनके हिसाब से जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ना, जितने भी इस दुनिया में बायोडाइवर्सिटीज है बच्चों, वो एज इट इज बनी है, उसमें कोई भी एवोल्यूशन नहीं हुआ है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि यार जैसी गाय है वो गाय को ऑलरेडी बना दिया गया, ठीक है, जो इंसान है इंसान को अलग बनाया गया, फिर शेर को अलग बनाया गया, तो सबको अलग 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 करके बनाया गया है, कोई भी एवोल्यूशन नहीं हुआ है, ऐसी ये थ्योरी मानती है। ठीक है, नो एवोल्यूशन। बट यार ऐसा हम तो नहीं मानते। ठीक है, एक्चुअली बहुत सारे लोग अभी भी मानते हैं। अमेरिका जैसे डेवलप कंट्री में आज भी वहां पे 40 से 45% लोग इसी थ्योरी को बिलीव करते हैं, समझ रहे हो? ठीक है, और इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारी जो अर्थ है ना, वो सिर्फ 4000 साल पुरानी है। कितने? 4000 साल पुरानी है हमारी अर्थ, 4000 5000 साल पुरानी है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। बट ऐसा नहीं है यार, हमको तो कितने कितने साल पुराने डायनासोर्स की हड्डियां मिल रही हैं, तो वो सब क्या झूठ है? कुछ तो होगा ना, ठीक है, कुछ तो रीजन होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये जो चीजें मैंने आप लोगों को बता दी कि देयर इज अ स्पेशल क्रिएचर जिसने हमें बनाया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ही इज अ गॉड, सही है। और इस थ्योरी के हिसाब से देयर इज नो एवोल्यूशन, कोई भी एवोल्यूशन नहीं हुआ है। आगे चल के हम लोग एविडेंसेस पढ़ेंगे एवोल्यूशन के कि इतने सारे हमारे पास एविडेंसेस हैं, सही है। तो अगर एवोल्यूशन ना हुआ होता तो वो एविडेंसेस कहां से आते? वो सारी की सारी चीजें जो मैं आपको बताऊंगा वो सारी चीजें कहां से आती? उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आवर अर्थ इज ओनली 4000 ईयर ओल्ड। ठीक है, हमारी जो अर्थ है वो सिर्फ 4000 साल पुरानी है। ऐसा नहीं हो सकता यार, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस है, बहुत सारे ऐसे रॉक्स मिले, बहुत सारे हम लोग को ऐसी बोन्स मिली है ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जो कि लाखों लाखों साल पुरानी होगी, समझ रहे हो? ठीक है, तो ऐसा कुछ ये थ्योरी का मानना है। अब मैं आप पे छोड़ता हूं कि आपको इस थ्योरी पे मानना है या नहीं मानना है, कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी है दैट इज थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है प्रोटोबायोजेनेसिस। मतलब क्या? प्रोटोबायोजेनेसिस मतलब ओरिजिन ऑफ लाइफ होता है। देखो, प्रोटो का मतलब क्या होता है? बहुत ही प्रिमिटिव। प्रोटो का मतलब क्या होता है? बहुत ही प्रिमिटिव। बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, सही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग, सही है। और जेनेसिस का मतलब होता है बच्चों फॉर्मेशन। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। तो प्रोटोबायोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ? प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ, जो सबसे पहले प्रिमिटिव मतलब क्या? जो सबसे फर्स्ट टाइम पे बने होंगे, जो सबसे पहले बने होंगे, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोबायोजेनेसिस। दैट इज नथिंग बट अ ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट थ्योरी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। अब एबायोजेनेसिस मतलब क्या? देखो, ए का मतलब होता है नॉन, यहां पे ए का मतलब क्या है? नॉन। बायो का मतलब मैंने अभी आप लोगों को बताया लिविंग थिंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म, सही है। और जेनेसिस का मतलब अभी यहीं पे बताया मैंने फॉर्मेशन, ठीक है, अभी यहीं पे बताया मैंने फॉर्मेशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्योरी क्या कहती है कि हमारे दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी बायो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे के सारे नॉन लिविंग थिंग से बने हुए, ठीक है, वो सारे सारे नॉन लिविंग मटेरियल से बने हुए। अब इसको प्रूफ करने के लिए एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया? देखो, उनकी मैं तुम लोग कहानी सुनाता हूं। उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने गेहूं का आटा लिया, गेहूं का आटा नहीं, गेहूं लिया, ठीक है, गेहूं लिया और उसको ना एक कचरे के अंदर, कचरा समझते हो, ठीक है, कचरा हो गया, एक डस्टबिन हो गया, उसके अंदर बांध के रख दिया। अब कुछ दिन बाद उन्होंने आके देखा, उस चीज को आके देखा, तो उसके अंदर ना छोटे छोटे चूहे के बच्चे उनको दिखे। अब नॉर्मली क्या हुआ होगा? नॉर्मल पर्सन क्या सोचेगा कि यार उसको गेहूं दिखा होगा, गेहूं क्या है? एज अ न्यूट्रिशन है, तो उसके अंदर चूहे आ गए होंगे, ठीक है, वहां पे वो रहने लगे होंगे। लेकिन उन्होंने क्या बोला, साइंटिस्ट ने क्या बोला कि यार ये जो चूहे के बच्चे हैं ये इस गेहूं से बने हैं, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं? जो चूहे के बच्चे वो किससे बने हुए हैं? उस गेहूं से बने हुए। देख रहे हो कैसी अजीब सी बातें कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो ये साइंटिस्ट ने क्या बोला कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे नॉन लिविंग थिंग से बने हुए। फिर एक और चीज उन्होंने कहा, ये नाइल नदी के पास घूम रहे थे, ठीक है, तो नाइल नदी के पास आजू बाजू में सैंड पड़ा हुआ था, तो जब ये जा रहे थे तो सैंड के ऊपर कुछ नहीं था।
बट जब ये लौट के आ रहे थे तो इन्होंने क्या देखा कि सैंड के ऊपर ना क्रोकोडाइल सोए हुए। अब हम लोग को पता है कि जो क्रोकोडाइल्स है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। कोल्ड ब्लडेड मतलब क्या कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको अपने बॉडी का टेम्परेचर खुद से रेगुलेट करना पड़ता है, उनको बाहर आना पड़ता है, धूप लेनी पड़ती है ताकि उनके बॉडी का टेम्परेचर कम ना हो जाए। सही है। बट इन्होंने क्या देखा पता है, इन्होंने क्या बोला कि ये जो जितने भी ये है ना अपने ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है, ये किससे बन गए, उस सैंड से बन गए। समझ रहे हो, ये क्या बोले कि वो जितने भी ऑर्गेनिज्म वहां पे आसपास पड़े थे, वो फ्रॉग जो पड़े थे, वो सारे के सारे किससे बन गए, उस सैंड से बन गए। समझ रहे हो, तो कितनी अजीब चीज है। उन्होंने क्या बोला कि नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग का फॉर्मेशन हुआ है। समझ रहे हो, ठीक है। सो ये थ्योरी थी किसकी, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, जो कि बहुत ही अजीब थ्योरी है जिसको कोई नहीं मानता। फिर इस चीज को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए, देखो इसी चीज को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था लुईस पास्चर। ठीक है, लुईस पास्चर। अब लुईस पास्चर ने उस थ्योरी को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए एक बहुत ही प्यारा सा, एक बहुत ही छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। स्वान देखा होगा आप लोग ने, स्वान क्या देखा होता है, जिसको हिंदी में बगुला कहते हैं, देखा होगा ना आप लोग ने, हमारे आसपास बैठता है। उसकी नेक देखिए कभी, उसकी नेक ऐसी टेढ़ी सी रहती है, ऐसी टेढ़ी सी रहती है और यहाँ पे उसका माउथ रहता है। सही है। अब ऐसा ही कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंट का, इन्होंने क्या किया, ध्यान से देखो, यहां पे मैंने आप लोग के लिए डायग्राम लाया है। इस डायग्राम में आप लोग को दिख रहा होगा, इन्होंने एक बॉटल लिया, दिख रहा है, ये बॉटल लिया, ठीक है, और इस बॉटल के ऊपर इन्होंने एक नेक लगा दी, एक स्ट्रक्चर लगा दिया स्वान के जैसा, जैसा स्वान की नेक होती है ना, ठीक है, उस तरीके का इन्होंने यहां पे एक स्ट्रक्चर लगा दिया। सिमिलरली एक और इन्होंने बॉटल लिया और इसके ऊपर ना ऐसा कोई नेक जैसा स्ट्रक्चर नहीं लगाया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इस दोनों चीज को बॉईल कर दिया, दोनों चीज को बॉईल कर दिया, और बॉईल करने के अंदर इन्होंने क्या डाला पता है, इन्होंने ईस्ट और वाटर डाल दिया। इसके अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर इन्होंने ईस्ट और वाटर डाल दिया, जिसको मिला के हम लोग ब्रॉथ कहते हैं। तो ब्रॉथ, इन दोनों को मिला के ब्रॉथ कहा जाता है। तो ब्रॉथ एक न्यूट्रिटिव मीडियम है जिसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सकते हैं। सही है, तो ब्रॉथ इन्होंने डाल दिया। अब हुआ क्या, देखो यहाँ पे ये स्वान नेक थी, ठीक है, यहाँ पे स्वान जैसा स्ट्रक्चर का नेक था। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे इन्होंने इस चीज को बॉईल किया, यहाँ से वाटर वेपर उड़े और ये जाते 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 यहाँ पे आके कंडेंस हो गए। दिख रहा है, यहाँ पे आके क्या हो गए, कंडेंस हो गए। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ से जो वाटर वेपर निकले वो सीधा यहाँ से निकल गए। सही है। अब कुछ दिन बाद, 3 से 4 दिन बाद वो आए होंगे और उसके बाद उन्होंने नोटिस किया यहाँ पे, तो उन्होंने क्या देखने मिला पता है, जो ये वाली जो बॉटल थी जिसका नेक ओपन था, जिसके नेक के ऊपर कुछ लगा हुआ नहीं था, उस छोटे छोटे नेक्स के अंदर उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखने मिले। देख रहे हो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको देखने के लिए मिले ब्रॉथ के अंदर। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं देखने के लिए मिले। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि देखो जैसे ही इन्होंने इस चीज को बॉईल किया तो यहाँ पे वाटर आके जमा हो गया। दिख रहा है, ये नेक वाला पोर्शन था ना, यहाँ पे वाटर आके जमा हो गया, जिसकी वजह से कोई भी बैक्टीरिया इसके अंदर ही नहीं जा पाया। सिंपल सी बात है ना, कोई भी बैक्टीरिया जब इसके अंदर ही नहीं जा पाएगा तो वो इस न्यूट्रिटिव मीडियम तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अगर वो बैक्टीरिया इस न्यूट्रिटिव मीडियम तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो यहाँ पे वो ग्रो कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। वहीं अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे कोई भी नेक नहीं थी जिसकी वजह से यहाँ से बैक्टीरिया अंदर पहुंच पाए और यहाँ पे ये ग्रो कर पाए। समझ रहे हो, ठीक है, यहाँ पे ये ग्रो कर पाए। तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला कि यार अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो साइंटिस्ट से पूछा कि अगर कोई भी चीज नॉन लिविंग थिंग से फॉर्म हो रही थी तो ये तो यहाँ पे भी फॉर्म होना चाहिए था ना, यहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्म होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ। समझ रहे हो, तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, पिछली वाली जो थ्योरी थी एबायोजेनेसिस थ्योरी को, वो उसको डिसप्रूव किया। ठीक है, उसको डिसप्रूव किया और इन्होंने एक अपनी थ्योरी दी जिसका नाम है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जो कि ठीक उसकी उल्टी है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है, मतलब जो पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता होगा ना, उसी से आगे चल के फॉर्म हुआ है। अब ये थ्योरी तो सही बात है यार, ये तो अच्छी बात है कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसी के जो पिछली जनरेशन की वजह से वो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट में है। सही है, लेकिन ये पहला वाला ऑर्गेनिज्म कहां से एग्जिस्ट में आया थी, बात तो वो थी ना। ठीक है, सवाल तो ये था कि ये सबसे पहला वाला ऑर्गेनिज्म कहां से एग्जिस्ट में आया। सही है, तो इसकी वजह से ये थ्योरी भी फेल कर दी गई, इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। फिर नेक्स्ट थ्योरी आई जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों कॉस्मोजोइक थ्योरी। अब इस थ्योरी के ऊपर भी बहुत सारे साइंटिस्ट बिलीव करते हैं। इस थ्योरी में क्या बोला है, देखो साइंटिस्ट क्या बोलते हैं,
आप लोग को पता है कि बहुत सारे एस्ट्रॉइड आते रहते हैं, हमारे पृथ्वी पे गिरते रहते हैं। ठीक है, एस्ट्रॉइड मतलब क्या, जो हमारी अर्थ के बाहर कुछ छोटे छोटे रॉक्स के टुकड़े होते हैं जो यहाँ वहां घूमते रहते हैं। सो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वो अर्थ की तरफ खींचे चले जाते हैं और अर्थ के ऊपर गिर जाते हैं। ठीक है, तो साइंटिस्टों ने जब उस एस्ट्रॉइड को स्टडी किया ना, तो उनको उस एस्ट्रॉइड के ऊपर ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिले, बहुत ही छोटे छोटे उन एस्ट्रॉइड के ऊपर। मान लो ऐसा कुछ एस्ट्रॉइड है, तो इस एस्ट्रॉइड के ऊपर बहुत ही छोटे छोटे उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिले, समझ रहे हो? ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिले। अब अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जो एस्ट्रॉइड के ऊपर प्रेजेंट है, तो यहां से साइंटिस्टों ने क्या बोला कि यार ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एस्ट्रॉइड से आए होंगे हमारे अर्थ पे। फिर यहां से इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होने शुरू हुई होगी, रिप्रोडक्शन शुरू हुई होगी, और इससे आगे चल के एवोल्यूशन हुआ और इतनी दुनिया की जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है वो बने। समझ रहे हो? तो जो पहले ऑर्गेनिजम्स थे वो कहां से आए हैं, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म मतलब किसी दूसरे प्लैनेट से आए हैं, किसी दूसरे प्लैनेट के टूटने से, जहां से उसका एस्ट्रॉइड फॉर्म हुआ होगा, और वहां से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे आए होंगे। समझ रहे हो? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कॉस्मोजोइक थ्योरी, हमारे दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहां से आए हुए हैं, किसी एस्ट्रॉइड के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आए हुए हैं। समझ रहे हो? ठीक है, कहीं दूसरा कोई प्लैनेट होगा, वहां से वो प्लैनेट टूटा होगा या फिर कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से वहां का एस्ट्रॉइड हमारे प्लैनेट पे आके गिरा और वहां के कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे प्लैनेट पे आ गए। सही है? तो अगर ये थ्योरी सच है तो इसका मतलब कहीं एक ऐसा जगह होगा जहां पे कोई दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रहते होंगे। इसका मतलब एलियन का कंसेप्ट हो सकता है ना, मतलब एलियन भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो ये जो थ्योरी है वो भी काफी साइंटिस्ट मानते हैं। बट सबसे ज्यादा जो माने जाने वाली थ्योरी है, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड जो थ्योरी है वो है ओपेरन हेल्डेन थ्योरी। ठीक है, जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है वो क्या है, ओपेरन हेल्डेन थ्योरी। इसी चीज को केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। तो आपकी बुक में केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ बड़ा बड़ा लिख के दिया है, बट इसी चीज को ओपेरन हेल्डेन थ्योरी भी कहा जाता है। अब इसका क्या मतलब है, देखो इन्होंने क्या बताया कि जो पूरी दुनिया है, ये पूरी जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ना, ये एक प्रोबायोंट सेल से बने हैं। किससे बने हैं? प्रोबायोंट सेल से बने हैं। और एक प्रोबायोंट सेल किससे बना है पता है? ये सारा का सारा प्रोबायोंट सेल केमिकल से बना हुआ है। किससे बना है? केमिकल से बना हुआ है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? देखो हमारे सेल के अंदर जो जिससे हम लोग को फूड मिलता है वो क्या है? ग्लूकोज। सही है? ग्लूकोज से हमको क्या मिलता है? एटीपी मिलता है, एनर्जी मिलती है। सही है? तो ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज भी तो एक केमिकल ही है, एक कार्बन का स्ट्रक्चर है। सही है? उसके बाद हमारा जो डीएनए है, हम लोग ने पढ़ा है ना डीएनए के बारे में लास्ट वाले लेसन में, तो डीएनए क्या है? डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी सी चेन है। न्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ है? 3 चीजों से, मैंने आप लोगों को बताया था, राइबोज शुगर, सही है, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन बेसिस। अब नाइट्रोजन बेसिस भी क्या है? केमिकल है ये भैया, वो भी नाइट्रोजन से बना हुआ है। ठीक है, राइबोज शुगर क्या है? शुगर का ही फॉर्म है, कार्बन से बना हुआ है। सही है, और फॉस्फोरिक एसिड भी एक टाइप का क्या है? केमिकल ही है। मतलब अगर मैं इन सारे केमिकल्स को एक अच्छे से अरेंज कर दूं और न्यूक्लियोटाइड बना दूं और इस न्यूक्लियोटाइड की एक बड़ी सी चेन बना दूं, तो क्या मैं डीएनए और आरएनए फॉर्म कर सकता हूं? डीएनए और आरएनए। सही है, डीएनए और आरएनए, क्योंकि आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, तो इसका मतलब हमारा डीएनए और आरएनए भी केमिकल से ही बना हुआ है। सही है? समझ में आ रही बात? उसके बाद हमारे बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं। सही है, हमारे बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है हमारे बॉडी में। अब प्रोटीन्स किससे बने हुए होते हैं? अमाइनो एसिड से। पता है ना हम लोग को, प्रोटीन एक अमाइनो एसिड की चेन है, बहुत बड़ी। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आते हैं, एक चेन में अरेंज हो जाते हैं, और उस चेन को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रोटीन कह देते हैं। तो इसका मतलब अमाइनो एसिड क्या है? अमाइनो एसिड भी एक टाइप का केमिकल स्ट्रक्चर है ना। अमाइनो एसिड का फॉर्मूला क्या होता है पता है? यहाँ पे कार्बन लगा है, यहाँ पे COOH, यहाँ पे मतलब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है? अमोनिया। सही है, और यहाँ पे एक H, और यहाँ पे कोई भी एक ग्रुप लगा दो, R मतलब क्या? कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा दो। तो ये भी क्या है? एक टाइप का केमिकल ही तो है बच्चों। ठीक है, ये भी क्या है? एक टाइप का केमिकल ही, ये भी केमिस्ट्री है। समझ रहे हो? इसका मतलब हमारे सेल में जितनी भी चीजें प्रेजेंट हैं, चाहे आप डीएनए की बात कर लो, आरएनए की बात कर लो। सही है, हमारे बॉडी में जो डीएनए की कवरिंग होती है ना, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन भी किसकी बनी है? फॉस्फोलिपिड की। फॉस्फो यानी फॉस्फोरस, लिपिड किससे बना हुआ है? लिपिड 2 चीजों से बना रहता है, एक फैटी एसिड और एक अल्कोहल। तो फैटी एसिड क्या है? वो भी एक टाइप का केमिकल है। अल्कोहल क्या है? वो भी एक टाइप का केमिकल है। इसका मतलब हमारा जो पूरा का पूरा सेल है वो किससे बना हुआ है? मेजरली बहुत सारे केमिकल्स एक साथ आके, बहुत सारे एलिमेंट्स एक साथ आके एक बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, जिसके वजह से हमारा पूरा का पूरा सेल फॉर्म हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, हमारा जो सबसे पहला सेल बना होगा वो सारे इन केमिकल्स के वजह से ही बना होगा। ये सारे सेल्स एक साथ आए, सारे केमिकल्स एक साथ आए होंगे। ठीक है, और उससे आगे चल के छोटी छोटी चीजें, जैसे डीएनए, सबसे पहले डीएनए आरएनए फॉर्म हुए।
सही है, सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड बने होंगे, फिर उस न्यूक्लियोटाइड से आगे चल के डीएनए का सिंथेसिस हुआ, फिर सबसे पहले अमाइनो एसिड्स बने होंगे, ऐसे कुछ अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर बने होंगे, और इन अमाइनो एसिड से आगे चल के प्रोटीन्स फॉर्म हुए। सही है, हमारे स्ट्रक्चर में क्या फॉर्म हुए होंगे, ग्लूकोज फॉर्म हुए होंगे। सही है, मीथेन फॉर्म हुआ होगा, समझ रहे हो, तो मीथेन से आगे चल के ग्लूकोज बना, यानी कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज बना। ठीक है, ग्लूकोज के अलग अलग फॉर्म्स बने, जैसे ग्लूकोज हो गया, राइबोज हो गया, लैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया। ये सारी की सारी चीजें किससे बनी है, इसी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। अलग अलग मॉलिक्यूल जोड़ दो, समझ रहे हो। तो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये सारी की सारी चीजें किससे बनी हुई हैं, केमिकल्स से बनी हुई हैं। और ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है। ठीक है, सबसे ज्यादा लोग बिलीव करते हैं कि हाँ यार सही चीज यही है। ठीक है, क्योंकि लॉजिकल भी है। देखो हम लोग को पता है कि जितनी भी चीजें हैं, हमारी जो लाइफ है वो कहां पे ओरिजिनेट हुई है, पानी के अंदर। सही है, हमारी जो लाइफ है वो कहां पे ओरिजिनेट हुई है, पानी के अंदर। तो मान लो ये कोई पानी वाली कंडीशन है, ठीक है, ओशन की कंडीशन है। अब इस ओशन के अंदर सबसे पहले क्या आया होगा, सबसे पहले क्या बना होगा, दैट इज अमोनिया बना होगा। ठीक है, अमोनिया तो पहले से प्रेजेंट था। ठीक है, अमोनिया रहेगा, आपका मीथेन रहेगा, फिर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपके एनवायरमेंट में है तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी है। सही है, वाटर भी प्रेजेंट है। सही है, तो इन सारे अलग अलग छोटे 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 मॉलिक्यूल से सबसे पहले माइक्रो न्यूट्रिएंट बने हैं। सबसे पहले क्या बने हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट। मतलब माइक्रो मतलब क्या, एकदम छोटे छोटे न्यूट्रिएंट, ऐसे न्यूट्रिएंट जो बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर में होंगे। तो इन्हीं चीजों से मिलके आपका अमाइनो एसिड बना होगा। ठीक है, इन्हीं चीजों से मिलके आपके अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ होगा। सिमिलरली इन्हीं चीजों से मिलके न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हुआ, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हुआ। सही है, फिर इन्हीं चीजों से बनके आगे चल के लिपिड या फिर कह सकते हो फैटी एसिड बने। ठीक है, फैटी एसिड बने। सही है, इन्हीं चीजों से मिलके ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ। समझ रहे हो, तो ये सब क्या है, बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल है। और इन्हीं छोटे छोटे मॉलिक्यूल से जुड़ जुड़कर एक बड़ी सी चेन बन गई, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल। समझ रहे हो, ठीक है, जैसे हम लोग क्या कह रहे हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल या फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट। सही है, तो मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं या फिर न्यूट्रिएंट भी लिख सकते हैं। समझ रहे हो, ठीक है, न्यूट्रिएंट भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आपके इस अमाइनो एसिड्स की एक बड़ी सी चेन बन गई, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ। सही है, फिर इस न्यूक्लियोटाइड की एक बड़ी सी चेन बन गई, जिससे क्या बन गया, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं न्यूक्लिक एसिड, एक आरएनए, एक डीएनए। सही बात है। उसके बाद फैटी एसिड की बात करें तो फैटी एसिड अल्कोहल आके मिलके लिपिड्स का फॉर्मेशन किया, फिर लिपिड आगे चल के फॉस्फोरस से मिलके फॉस्फोलिपिड का फॉर्मेशन किया। उसके बाद ये ग्लूकोज आगे चल के पॉलीसैकेराइड्स का फॉर्मेशन किया। समझ रहे हो, तो इसका मतलब यहां से हम लोग क्या समझ में आता है कि जितने भी छोटे छोटे केमिकल के मॉलिक्यूल थे, उससे आगे चल के पहले माइक्रो न्यूट्रिएंट बने, माइक्रो मॉलिक्यूल बने, छोटे छोटे मॉलिक्यूल बने, जैसे अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड बना, फैटी एसिड बना, ग्लूकोज बना। सही है, और इनके चेन को, इनकी एक लंबी सी चेन को हम लोग ने क्या कह दिया, दैट इज प्रोटीन फॉर्म हो गए। सही है, न्यूक्लिक एसिड्स फॉर्म हो गए, दैट इज डीएनए आरएनए फॉर्म हो गए, लिपिड्स फॉर्म हो गया, लिपिड से आगे चल के फॉस्फोलिपिड बन गया, और आगे चल के पॉलीसैकेराइड्स का फॉर्मेशन हो गया। पॉलीसैकेराइड मतलब क्या, ग्लूकोज की बड़ी सी चेन बना दो। ठीक है, बहुत सारे ग्लूकोज आके मिलके पॉलीसैकेराइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये सारे के सारे पॉलीमर हम लोग बोल सकते हैं। सही है, तो यहां से हम लोग क्या समझ में आया कि कुछ केमिकल्स के मॉलिक्यूल से ही आगे चल के हमारे पूरे के पूरे सेल का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, और ऐसी ये सारी बातें हवा में नहीं हो रही है, इनका एक प्रूफ दिया गया है, एक एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया गया था, दैट इज यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट से ये सारी की सारी चीजें एक्चुअल में प्रूफ की गई हैं। सही है, अब ये पढ़ने से पहले एक दो चीजें पढ़नी है हम लोग को, दैट इज प्रोटोबायोंट के बारे में। आ जाओ, कुछ चीजें पढ़नी है हम लोग को प्रोटोबायोंट्स के बारे में। प्रोटोबायोंट्स क्या होते हैं, मैंने अभी आप लोग को बताया, प्रोटोबायोंट्स कह लो या फिर प्रोसेल कह लो। प्रोसेल मतलब क्या, इट इज अ प्रिकर्सर ऑफ सेल। ठीक है, मतलब ये सेल नहीं है, प्रोबायोंट इट इज नॉट अ सेल। ये क्या है, इट इज अ प्रिकर्सर ऑफ अ सेल, मतलब इससे आगे चल के सेल्स का फॉर्मेशन होगा। ये खुद एक सेल नहीं है, इन सेल से आगे चल के प्रिकर्सर्स बनेंगे। समझ में आ रही, सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो दो प्रकार के प्रोटोबायोंट हैं, एक है आपका दैट इज कोसरवेट। इसको किसने बनाया था, इसको हेल्डेन ने। हेल्डेन नाम के एक साइंटिस्ट थे, जो भी हम लोग ने पढ़ा ना ओपेरन हेल्डेन थ्योरी में, तो जो हेल्डेन साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था। ठीक है, और एक है माइक्रोस्फीयर। माइक्रोस्फीयर किसने दिया था, सिडनी फॉक्स ने। सिडनी फॉक्स नामक
साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने क्या दिया था, माइक्रोस्फीयर का कंसेप्ट दिया था, और एक थे दैट इज कोसरवेट। अब ये होता क्या है, देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कंटेनर लिया छोटा सा, मान लो ये एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर इन्होंने डाल दिया वाटर, पानी भर दिया, ठीक है, ये लो इन्होंने क्या डाल दिया, इसके अंदर पानी डाल दिया। अब पानी के साथ साथ सबसे पहले इन्होंने प्रोटीन डाला, ठीक है, इन्होंने छोटे छोटे प्रोटीन के मॉलिक्यूल डाल दिए। मैं मान लो ये जो मैं येलो कलर के डॉट्स बना रहा हूं, दीज आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है, इन्होंने क्या डाल दिया, प्रोटीन के मॉलिक्यूल डाल दिए। फिर अगला नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट डाल दिए, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट डाल दिया। इसको किस कलर से बनाया, व्हाइट से बनाते, चलो तो यहाँ पे छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल बन गए, देख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल। अब इतना डालने के बाद उनको क्या देखने के लिए मिला, उनको ये देखने के लिए मिला बच्चों कि जितनी भी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन थे ना, ये एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट होने कर रहे हैं, ठीक है, जितनी भी चीजें हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स, ये एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं। मतलब मान लो एक छोटा सा सेंटर है, वहां पे कार्बोहाइड्रेट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, सिमिलरली वहां पे आपके प्रोटीन्स के भी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। समझ रहे हो? तो आपका प्रोटीन पूरे के पूरे सेल के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर तो है, पूरे पानी के अंदर तो है, लेकिन एक ऐसी जगह पे है जहां पे क्या हो रहा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। मतलब ये एक ग्राउंड सा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, गोला सा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, जहां पे प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मैक्सिमम देखने के लिए मिल रही है। इस स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहा गया, कोसरवेट, ठीक है, इसे क्या कहा गया, कोसरवेट। किसने दिया था, ये हैल्डेन ने दिया था। नेक्स्ट सिडनी फॉक्स ने क्या बोला, सिडनी फॉक्स ने भी सेम चीज किया, ठीक है, सेम चीज किया, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने एक और चीज ऐड कर दिया उसके अंदर, दैट इज फॉस्फोलिपिड, ठीक है, क्या ऐड कर दिया यहां पे, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। फॉस्फोलिपिड क्या होता है, दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक आपका फॉस्फोरस मॉलिक्यूल और एक आपका लिपिड। लिपिड किससे बना हुआ है, लिपिड भी दो चीजों से बना है, एक फैटी एसिड और एक अल्कोहल। दो चीजों को मिला दोगे तो लिपिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और आपका फॉस्फोरस, उसमें एक फॉस्फोरस मॉलिक्यूल ऐड कर दोगे तो इट इज अ फॉस्फोलिपिड। अब हुआ क्या, जैसे ही सिडनी फॉक्स ने इस स्ट्रक्चर में क्या ऐड किया, फॉस्फोलिपिड ऐड किया, तो उनको क्या देखने मिला पता है, यहां पे जो फॉस्फोलिपिड है ना, वो एक ऐसी कवरिंग फॉर्म करने लग रहा है इस गोले से स्ट्रक्चर के अराउंड, ठीक है, इस गोले से स्ट्रक्चर के अराउंड एक ऐसी कवरिंग फॉर्म करने लग रहा है, ठीक है, कवरिंग फॉर्म करने लग रहा है। और यही होता है हमारे सेल में भी। सेल में भी क्या होता है, सेल में भी बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट है, बहुत सारे प्रोटीन है, और क्या होती है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि फॉस्फोलिपिड से बनी है। बस अब इसके अंदर मैं एक न्यूक्लिक एसिड डाल दूं, डीएनए डाल दो, आरएनए डाल दो, बन गया सेल। समझ रहे हो, ठीक है। अब ये एक राउंड से कवरिंग क्यों फॉर्म करता है, हम लोग को पता है। देखो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहां पे एक फास्फोरस का मॉलिक्यूल लगा रहता है, ठीक है, कुछ ऐसा फास्फोरस का मॉलिक्यूल रहता है, और यहां पे लिपिड रहता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है फॉस्फोलिपिड का। अब ये जो फॉस्फोलिपिड है ना बच्चों, ये हमेशा डबल लेयर फॉर्म करता है, ये हमेशा डबल लेयर फॉर्म करता है। अब ऐसा क्यों, ये डबल लेयर ही क्यों फॉर्म कर रहा है, सिंगल लेयर फॉर्म क्यों नहीं कर रहा है। देखो सिंपल सी बात है, आपका ये जो फॉस्फोरस साइट होता है ना, फॉस्फोरस वाला टुकड़ा, ये होता है हाइड्रोफिलिक, ठीक है। हाइड्रोफिलिक मतलब क्या, इसको पानी से प्यार है, इसको पानी से कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आपका ये जो लिपिड वाला पार्ट है, ये जो लिपिड वाला टुकड़ा है ना, ये है हाइड्रोफोबिक, मतलब इसको पानी से डर लगता है। समझ रहे हो। अब होगा क्या, देखो सिंपली एक फॉस्फोलिपिड ये बन गया, सिमिलरली इसके सामने एक और उल्टे शेप में फॉस्फोलिपिड एक और लग जाता, तो यहां पे फॉस्फोरस लग गया मान लो, और ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। तो अब देखो जो फॉस्फोरस है दोनों साइड से पानी से घिरा हुआ है, मतलब यहां से भी पानी इसको लग जाएगा, यहां से भी पानी इसको लग जाएगा, और बीच में क्या बन गया, आपका लिपिड बन गया, और लिपिड दोनों तरफ से पानी से बच गया। समझ रहे हो। इसीलिए आपका जो फॉस्फोलिपिड है वो हमेशा डबल लेयर फॉर्म करेगा, ठीक है, हमेशा डबल लेयर फॉर्म करेगा। समझ में आई बात। तो ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें आपका प्रोटीन है, और सिमिलरली इसके साइड साइड में क्या लगा हुआ है, फॉस्फोलिपिड की एक मेम्ब्रेन लगी हुई है। इसी स्ट्रक्चर को, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कह दिया जाता है, दैट इज माइक्रोस्फीयर। क्लियर है। तो माइक्रोस्फीयर और कोसरवेट में डिफरेंस समझ में आ गया। कोसरवेट में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होगा और कार्बोहाइड्रेट होगा, समझ रहे हो। लेकिन अगर हम लोग माइक्रोस्फीयर की बात करें तो माइक्रोस्फीयर के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड। क्लियर है। तो ये समझ में आ गया, ये छोटे छोटे वर्ड समझ में आ गए। अब इसके बाद एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और है बच्चों, जिसके बाद हम लोग ऑलमोस्ट ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट क्या है, दैट इज यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट।
और इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया गया था कि हाँ एक्चुअल में अगर हम उस अर्थ की प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन को बनाए, ठीक है, प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन को अगर हम लोग बना के रखे तो हम लोग इन गैसेस से, दिख रहा है यहाँ पे आपको, मीथेन से, अमोनिया से और हाइड्रोजन से हम लोग क्या फॉर्म कर सकते हैं, दैट इज आपके अमाइनो एसिड्स फॉर्म कर सकते हैं, लैक्टिक एसिड फॉर्म कर सकते हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है, ग्लूकोज फॉर्म कर सकते हैं। ऐसा इन्होंने परफॉर्म किया था। तो दो साइंटिस्ट थे, एक थे यूरे और एक थे मिलर, जिसमें से यूरे जो थे ना बंदे, वो थे स्टूडेंट और जो मिलर थे वो एक टीचर थे। तो ये एक स्टूडेंट टीचर की जोड़ी थी जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। अब देखो क्या किया था, ये एक छोटा सा डायग्राम है एक्सपेरिमेंट का। इन्होंने किया क्या था, यहां पे अगर आपको दिख रहा होगा तो ये एक ऐसा चेंबर है, ठीक है, एक चेंबर है जहां पे इन्होंने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं। अब इस दो इलेक्ट्रोड की वजह से यहां पे हम लोग स्पार्क क्रिएट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क क्रिएट कर सकते हैं। इस स्पार्क की वजह से यहां पे टेम्परेचर कितना हो गया था पता है, ऑलमोस्ट 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 800 डिग्री सेल्सियस। अब जब हमारा जो प्रिमिटिव अर्थ था उसमें बहुत ज्यादा बिजलियां कड़कती होंगी, वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, तो जिसके वजह से उन्होंने ये कंडीशन यहां पे बनाई। उसके साथ साथ इसके अंदर उन्होंने गैस डाल दिए, कौन कौन से, एक आपके मीथेन, ठीक है, एक डाल दिया आपका अमोनिया और एक क्या डाल दिया आपका हाइड्रोजन डाल दिया। सही है, किस प्रपोर्शन में डाला था, उन्होंने डाला था बच्चों 1:2:2 में। समझ रहे हो, ठीक है, किस प्रपोर्शन में डाला था, 1:2:2 में। समझ रहे हो, ये जो वैल्यू है ये आपके बुक में दी हुई है, बट एक्चुअल में ये रॉन्ग वैल्यू है बच्चों। एक्चुअल में जो रेशियो था ना वो था 2:1:2, मतलब जो आपका मीथेन था वो 2 प्रपोर्शन में लिया गया था, जो आपका अमोनिया था वो 1 प्रपोर्शन में लिया गया था और आपका हाइड्रोजन 2 प्रपोर्शन में लिया गया था। बट आपके बुक में क्या लिखा हुआ है, जो मीथेन है वो 1 प्रपोर्शन में है, जो अमोनिया है वो 2 प्रपोर्शन में है और जो आपका हाइड्रोजन है वो 2 प्रपोर्शन में। ठीक है, एक्चुअल में ये राइट है, बट आपके बुक में क्या दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है। तो जो हमारे बुक में दिया है वही परम सत्य है, वही आप लोग को फॉलो करना है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सही है, ये आपके बुक में दिया, यही फॉलो करना है आप लोग को। दैट इज इन्होंने कौन से प्रोपोर्शन में लिया है, 1:2:2 में लिया। क्लियर है। अब इतने प्रोपोर्शन में इन्होंने यहाँ पे गैस डाल दी यहाँ पे, और सिमिलरली यहाँ पे एक और कंटेनर लगा दिया जहां पे ये वाटर बॉईल करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ये वाटर बॉईल किया, यहाँ पे एक बर्नर लगा दिया होगा इन्होंने, यहाँ पे एक बर्नर लगा दिया होगा। अब इस बर्नर से ये वाटर बॉईल होने लगा, जिसके वजह से यहां से वो वाटर वेपर निकले होंगे, ये वाटर वेपर यहां से निकले होंगे और यहां से इस चेंबर के अंदर यानी इलेक्ट्रिकल स्पार्क चेंबर के अंदर यहाँ पे वाटर भी आ गया। समझ रहे हो, वाटर वेपर भी आ गया। सही है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है, अब देखो यहाँ पे जो जितने भी गैस बन रहे हैं वो हम लोग गैस फॉर्म में तो डिटेक्ट कर नहीं सकते ना, तो इसको हमको वापस क्या चाहिए, लिक्विड फॉर्म में चाहिए। तो इसको वापस, इस गैस को वापस लिक्विड बनाने के लिए यहाँ पे इन्होंने एक मशीन लगा दी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसर। कंडेंसर का काम क्या होता है, जितने भी गैस मॉलिक्यूल है उसको वापस लिक्विड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना। कंडेंसर का मतलब यही है ना, जितने भी गैस चीजें हैं उसको वापस किस में कन्वर्ट करना, लिक्विड में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लगा दिया, एक कंडेंसर लगा दिया, जिसके वजह से यहाँ पे जितने भी गैस बन रहे थे ना वो यहाँ से ड्रॉप के फॉर्म में यहाँ पे लिक्विड बन रहे थे और यहाँ पे आके कलेक्ट हो जा रहे थे। सही है, यहाँ पे आके कलेक्ट हो जा रहे थे। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को 18 डेज तक रन किया। कितने दिनों तक, 18 डेज तक रन किया इस पूरे एक्सपेरिमेंट को। मतलब यहां से पानी यहाँ पे बॉईल होता था, फिर यहाँ से पानी इवॉल्व होकर कहां जाता था, यहाँ पे जाता था, फिर यहाँ पे स्पार्क चेंबर बनाया था इन्होंने, जिसके वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो कितना था, ऑलमोस्ट 800 डिग्री सेल्सियस। सही है। फिर यहाँ पे इन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया और यहाँ से जितने भी गैस निकल रही है वो सारे की सारी गैस किससे निकल रही है, दैट इज कंडेंसर से। सही है। कंडेंसर में देखो 2 चीजें होती है, एक वाटर इन और एक वाटर आउट। यहां से पानी आपका एंटर करता है, यहां पे जाता है पानी और यहां से बाहर निकल जाता है। इसका फंक्शन क्या है, देखो सिंपल सा फंक्शन है कि जब आप पानी को एंटर करवाओगे तो पानी ठंडा होता है, यहां पे जितने भी गैस होंगे वो क्या करेगा, उस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, और जब पानी गर्म हो गया तो वो पानी यहां से आउट हो जाएगा। कंडेंसर का फंक्शन ये है। सही है। फिर 18 दिन के बाद, 18 दिन तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट रन किया ना, तो 18 दिन के बाद जब उन्होंने यहाँ पे उनका जितनी भी चीजें कलेक्ट हुई थी ना, इस चीज को एग्जामाइन किया तो वो तो भैया शॉक हो गए। उन्होंने क्या क्या मिला पता है, उनको अमाइनो एसिड्स मिले, उनको अमाइनो एसिड मिले, उनको ग्लूकोज मिला। समझ रहे हो, ठीक है। उनको न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होते हुए दिखे, समझ रहे हो, उनको न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होते हुए दिखे। तो इतनी चीजें उनको इस एक्सपेरिमेंट से यहां पे मिलती हुई दिखी। समझ रहे हो। और इन सारी चीजों से आगे चल के अगर इनकी एक चेन बना दोगे पॉलीपेप्टाइड की, तो उससे आगे चल के हमारा डीएनए और आरएनए फॉर्म हो जाएगा, आपका प्रोटीन भी फॉर्म हो जाएगा अमाइनो एसिड।
समझ में आई बात, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने प्रूव कर दिया कि हाँ, जो केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ वाला जो थियरी है वही एकदम सही थियरी है, वैसे ही एवोल्यूशन एक्चुअल में हुई होगी। क्लियर है, समझ में आ गई बात, ठीक है। सो आई होप आप लोग को जितनी भी चीजें आज मैंने आप पढ़ाई है वो सब कुछ एकदम इजीली क्लियरली समझ में आई है, ठीक है। इसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे, सही है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करके जाना, सही है, जिससे आगे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी।